नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DD 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी जानकारी से। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर किया पोस्ट और सम्राट चौधरी को दी बधाई। नई जिम्मेदारी के लिए सम्राट को बधाई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी है कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया है। सम्राट चौधरी को दी है बधाई और नई जिम्मेदारी के लिए सम्राट को बधाई। बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी विधायक दल के नेता जो है सम्राट चौधरी को चुना गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बधाई दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि बिहार के उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया है। ऐसे में सम्राट चौधरी को बधाई दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और ऐसे में अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। बड़ी जानकारी, बिहार के नए सीएम का ऐलान हो गया। ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। बड़ी जानकारी दे दें कि बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी होंगे। ऐसे में नाम पर मुहर लग गई है। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए सीएम। नए सीएम के पद को लेकर काफी समय से अटकलें चल रही थी और जिसके बाद से सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है और कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी और कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बेहद ही अहम जानकारी बिहार से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बिहार के नए सीएम जो होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। काफी समय से अटकलें चल रही थी जिसके बाद से अब पूर्ण विराम लग गया है और कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये अहम जानकारी आपको बता दें बिहार से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बिहार को नया सीएम मिल गया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की और इसके बाद से राज्यपाल से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से काफी अटकलें चल रही थी और आखिरकार इन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है और सम्राट चौधरी को नया सीएम घोषित किया गया है। ऐसे में यह अहम जानकारी निकलकर सामने आई है और कल सम्राट चौधरी जो है वो शपथ लेंगे और 11 बजे शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी जो हैं कल शपथ लेंगे। सरकार बनाने का जो है दावा पेश करेंगे सम्राट चौधरी। इसके बाद से बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। ऐसे में बिहार विधायक परिषद में सम्राट चौधरी जो है प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सम्राट चौधरी रह चुके हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत जो है वो आरजेडी से हुई थी, लेकिन अब बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी जो है वो प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, जिसके बाद से अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सम्राट चौधरी जो है बिहार के नए सीएम होंगे। नई जिम्मेदारी के लिए लगातार लोग बधाइयां भी दे रहे हैं। बीजेपी दल के नेता चुनने के बाद से सम्राट चौधरी के नाम की अटकलें काफी समय से चल रही थी, जिसके बाद से अब इन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है और बिहार को नया सीएम मिल गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दिया है और इसके साथ ही लिखा है कि सम्राट चौधरी को बधाई। नई जिम्मेदारी के लिए सम्राट को बधाई दी गई है। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिहार को नया सीएम मिल गया है। काफी समय से अटकलें चल रही थी। बिहार विधानसभा परिषद में सम्राट चौधरी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं और वहीं वर्तमान में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत जो है आरजेडी से हुई और जिसके बाद से अब ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं, साहिल जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है।
बिहार को नया सीएम मिल गया है और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। साहिल जी। बिल्कुल, देखिए अनीता, जिस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, अब उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। कई दिनों से अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी कि बिहार का अगली सीएम कौन होगा, और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस बात का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुखिया होने वाले हैं। कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल से मुलाकात भी वो करने वाले हैं। सरकार बनाने का दावा वो पेश करते हुए नजर आएंगे। तो अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया, जिसमें सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। विजय सिन्हा ने सम्राट के नाम का प्रस्ताव रखा, उसके बाद दिलीप जायसवाल ने भी उनका समर्थन किया। आपको बता दें कि काफी दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार किसी तरह का कोई सरप्राइज यहाँ पर निकलकर सामने आए। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बिहार की कमान किसी महिला को यहाँ पर दी जा सकती है, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ही अब बिहार के मुखिया होने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 11 बजे शपथ ग्रहण करते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात वो करने वाले हैं, जिसमें सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। विजय सिन्हा ने सम्राट के नाम का प्रस्ताव रखा, दिलीप जायसवाल ने उनका समर्थन किया। और अगर उनके बारे में हम बात करें तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल निभाते हुए वो आए हैं। मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी। 2020 में विधान परिषद वो पहुंचे थे, 2022 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी वो बने। आपको बता दें 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो चुने गए थे और लंबा कार्यकाल उनका रहा है। 2024 में बिहार के डिप्टी सीएम वो बने। अब बिहार के नए मुखिया के रूप में वो कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जितनी भी अटकलें थी कि सीएम बिहार का कौन रहने वाला है, उस पर अब विराम लग गया है। और जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा नाम सम्राट चौधरी का ही निकलकर सामने आ रहा था, अब उस पर मोहर लग गई है। 2090 में वो राजनीति में सक्रिय हुए थे। 1990 में वो राजनीति में सक्रिय हुए थे। 2000 और 2010 में आरजेडी के विधायक भी सम्राट चौधरी चुने गए। 2014 में मांझी सरकार में मंत्री उन्हें बनाया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है। 2018 में बीजेपी में आए, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। 2020 में विधान परिषद वो पहुंचे। तो एक लंबा कार्यकाल सम्राट चौधरी का रहा है। उनके पिता भी मंत्री थे, शकुनी चौधरी के वो बेटे हैं। अब विधायक दल के नेता वो चुन लिए गए हैं। सम्राट के नाम का सभी ने समर्थन किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया। तो विधायक दल की बैठक में अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया गया है। अनीता, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया साहिल जी। बता दें कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की और इसके बाद से राज्यपाल से मिलकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। इससे ये साफ हो गया है कि अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान हो गया है कि कल 11 बजे वो शपथ लेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से सम्राट चौधरी मिलेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी जो है प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी राजनीति की शुरुआत जो है आरजेडी से हुई। इसके बाद से अब बिहार को नया सीएम मिल चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी हैं, जो कि मैनेजिंग एडिटर है हमारे चैनल के। उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से अटकलें चल रही थी कि बिहार का सीएम कौन होगा, सीएम होगा, और फाइनली आज सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। रमेश जी। देखिए अनीता, भारतीय जनता पार्टी की आज एक जो उम्मीद और एक सपना था वो पूरा हो गया। एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष चला। 2004 में ये कहानी शुरू हुई थी जब एनडीए का गठन होता है, जिसमें पहली बार सीएम नीतीश कुमार को बनाया जाता है। तब से भारतीय जनता पार्टी कसमसा रही थी कि वहां किसी तरीके से हमारा कोई व्यक्ति आए और उसको ताजपोशी सीएम के रूप में दी जाए। अब सम्राट चौधरी बाहर के रहे, उन्होंने कभी देखा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के हैं। इनकी जो राजनीतिक कैरियर है 99 में शुरू होता है और इनके कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड ये भी है कि मात्र 19 साल की उम्र में
ये आरजेडी सरकार में और आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। अब 2018 में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा, उसके 3-4 साल के बाद में ही इनको भारतीय जनता पार्टी ने संजय जायसवाल को हटा के और इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में इनको सौंप दी, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन तब से लेके अब तक उनके नामों को लेके कई चर्चाएं भी चलती रही हैं और कई ऐसे आरोप भी लगे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी शुरुआत में इनका नाम राकेश कुमार था, फिर उसके बाद में इन्होंने डीलिट की, पीएचडी की, और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इनकी पूरे कैंपेन उनके नाम पे चलाई कि ये इनके पास डिग्रियां फर्जी हैं, कम पढ़े लिखे हैं। वो कई सारे मुद्दे ऐसे उठते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करा, टिकट दिया और डीसीएम इनको बनाया गया। लेकिन अब क्या था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा से ये रहा था कि मैं किसी भी सूरत में हम लोग वहां पे अपनी हुकूमत दर्ज करवाएं और अपना सीएम बनाएं। वो दिन मुझे लग रहा आज तारीख मुकर्रर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय का जो एक सपना था वो आज पूरा हो गया है। बिल्कुल, ऐसे में सीएम के लेके चेहरे की जो अटकलें चल रही थी सर, वो तो अब फाइनली क्लियर हो गई, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको मौका मिलेगा? नहीं, ये कयास तो मुझे लग रहा बाद में लगाए जाएंगे, और जाहिर सी बात में अगर निशांत कुमार आते हैं और सीएम नीतीश कुमार के बेटे रहे तो जाहिर सी बात है उनका पद भी देखा जाएगा, कद भी देखा जाएगा, क्योंकि जब पद बड़ा मिलेगा तभी उनका कद बड़ा होएगा। तो इस तरीके की चीजें मुझे लग रहा पटकथा पहले लिखी जा चुकी होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार को अनिता सुशासन बाबू कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है, तो कम शर्तों पे वो माने नहीं होंगे। बिल्कुल, ऐसी तो हल्की फुल्की उनको शर्तें दी नहीं गई, बड़ी शर्तें दी गई होंगी। उसके बाद भी उन्होंने राज्यसभा आना स्वीकार करा होगा, क्योंकि 9-10 बार जो व्यक्ति सीएम रह चुका हो और जिसको हर डिपार्टमेंट से लेके हर चीज की नब्ज उन्होंने पकड़ी हो बिहार को लेके, तो वो आसानी से इतना बड़ा पद तो छोड़ नहीं सकता है। अगर उन्होंने छोड़ा है तो जाहिर सी बात में उस पद पे अपना कोई अंश, अपना कोई अक्ष तो छोड़ के जाएंगे। उस लिहाज से जब अब बात की जाए तो उनके बेटे हैं, उनको डीसीएम तो बनाना मुझे लगता है पॉसिबल होगा, और इस बात के पहले एग्रीमेंट इनके साथ में हो भी चुका होगा। अब देखते हैं, राजनीति है, राजनीति किस करवट बदलती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जो हुआ ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि हम पत्रकार और जितने भी चुनावी पंडित इस बात को सोच रहे थे कि कोई ऐसा चेहरा निकल के आएगा जिसको सीएम बनाया जाएगा। श्रेयसी सिंह को आपने देखा होगा, जो पूर्व में खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और बड़ा नामी चेहरा है, और सबसे बड़ी बात महिला है। तो उनको ये लग रहा था, उनको दिल्ली बुलाया गया था, खुद एचएम अमित शाह जी से उसकी मुलाकात हुई थी। जब उनकी मुलाकात हुई थी तब तक ये लग रहा था कि हो सकता है राबड़ी देवी के बाद में दूसरा महिला को सीएम पद पे उतारा जाए, और ये चैनलों पे चल भी चुका था। सारे चुनावी पंडित इस बात पे मोहर लगा चुके थे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना पहला सीएम किसी महिला के रूप में दी जाए। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी कब क्या करती है उसके ऊपर ज्यादा आजकल आकलन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, उनको ये लग रहा था, जो हम चुनावों के समय से कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये मौका कतई नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों का वोटिंग परसेंट अगर आप देखो और सीट को देखो इक्वल है, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के वहां पे उभर गई थी। और उसके बाद में जब नीतीश कुमार के कैरियर को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके जब सारी बातें कही जा रही थी कि हो सकता है कि साल भर का या 2 साल का इनको टर्म देने के बावजूद बाद में उसको शायद अपने पास एक पद रखे, लेकिन उतना भी ज्यादा लंबा नहीं खींचा। 4-5 महीने के बाद में भी ऐसी खबर आ जाती है कि सीएम पद नीतीश कुमार छोड़ेंगे और उनके जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। और जहां तक रिप्लेस करने की बात आई जा रही थी तो सम्राट चौधरी का नाम तो कहीं से कहीं तक था नहीं। ये था कि लल्लन सिंह आ जाएंगे या तो निशांत कुमार आ जाएंगे, नहीं फिर कोई तो महिला किसी को लाया जाएगा। लेकिन पार्टी है, अपना उनको अधिकार है, और जिस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया, हो सकता है बिहार की जनता को देखते हुए और बिहार की मांग के अनुरूप सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है। जी ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि बिहार को नया सीएम मिल गया। ऐसे में सम्राट चौधरी के नाम का जो है ऐलान हो गया है और कल 11 बजे सम्राट चौधरी जो है शपथ लेंगे।
बता दें कि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आज आखिरी बैठक की और इसके बाद से राज्यपाल से मिलकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और जिसके बाद से अब मुख्यमंत्री के नाम पर उनका मुहर लग गया है। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी जो हैं प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ऐसे में उनकी राजनीति की जो शुरुआत है वो आरजेडी से हुई। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रभावित किसानों को हर हाल में समय पर उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर देरी न बरती जाए। उन्होंने संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और पीड़ित किसानों को शीघ्र ही सहायता प्रदान सुनिश्चित करें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद से प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं यूपी के सीतापुर शहर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति सो रहे एक बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक विद्यालय का कर्मचारी है और ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रोटी गोदाम इलाके का है। वीडियो सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। घटना को लेकर लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह की क्रूरता समाज की संवेदनहीनता होती हुई सोच को दर्शाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया बताई जा रही है। वहीं सीतापुर जनपद में अचानक से लगी भीषण आग ने किसानों की महीनों की मेहनत को कुछ ही मिनटों में राख कर दिया। तेज हवाओं के चलते आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते करीब 30 बीघा गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, कई किसानों की गन्ने की खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे ग्रामीणों के सामने बड़ी आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई। आग लगते ही खेतों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रैक्टर से जुताई करके अन्य संसाधनों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। अधिकारियों द्वारा किसानों को हर संभव मदद देने और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और आमजन की समस्याओं के तत्काल समाधान के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त कमलेश दीक्षित द्वारा लगातार आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही सहायता पुलिस आयुक्त बाजार खाला के साथ सर्किल के सभी थानों में लंबित विवेचनाओं, शिकायत पत्र और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी लंबित मामलों का निस्तारण जो है समयबद्ध और पारदर्शी और गुणवत्ता तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन को तत्काल न्याय मिल सके और पुलिस व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो। लखनऊ से खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के 8 कैडेट्स ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित एनडीए 156वें कोर्स की अखिल भारतीय मेरिट सूचना में स्थान हासिल करके स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि में 2 छात्र साची यादव और साथ ही उदित पुष्कर्ण जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके संस्था को गौरवशील परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा सफल कैंडिडेट जो हैं उसमें अनमोल हैं और इसके साथ ही सिद्धार्थ कुमार हैं, शौर्य प्रताप सिंह है, यश साहू है, प्रियांशु कुलश्रेष्ठ है और इसके साथ ही मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। स्कूल की प्रिंसिपल जो है सीमा मिश्रा ने इस उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था की संगठित और लक्ष्य आधारित एनडीए कोचिंग व्यवस्था के कारण कैंडिडेट्स ने ये सफलता जो है हासिल की है और आने वाले समय में विद्यालय और भी बेहतर परिणाम देकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। बलरामपुर जनपद में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क महज 1 हफ्ते के भीतर ही उखड़ने लगी। मामला जो है जराव बालापुर मार्ग का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए गए सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीण हाथों में सड़क की गिट्टियां उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है और डामर की मात्र
मात्रा जो है वो बेहद ही कम रखी गई है, जिस कारण सड़क इतनी जल्दी खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सड़क की ये स्थिति विकास कार्यों में संभावित लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? कहाँ रहते हैं दादा? क्या है ये जो PWD रोड बना है, क्या इसमें दिक्कत है? ये सब डुप्लीकेट बनाया गया, सब सर्वे उड़ा जाते हैं। आज से देवी 2 रोज बनाए हुआ है और देखो सब तो सामने देखो रोड जरा पड़ा है ये। अभी 2 रोज के बनावल है। क्या चाहते हैं इसमें आप लोग? अभी दोनों डुप्लीकेट में काम कैसे नहीं करवाई, नहीं कर ही नहीं चाहिए। अब डुप्लीकेट बनाया है, अभी 15 दिन में जो सब टूट खत्म हो जाए। सही ढंग से निर्माण होना चाहिए, सही होना चाहिए। हाँ, सही से नहीं वो भाई, सही नहीं करेगी लेकिन सही करी नहीं। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, कहाँ रहते हैं? कौन सा जगह है ये? जयपुरा चौराहा। क्या है जो रोड अभी मरम्मत हुआ है, रोड में क्या दिक्कत है, कितना दिन हुआ है? अबे तो 4-5 दिन हुआ लगा। हाँ। 4-5 आगे बनाओ जाने पीछे उठे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप जिसे प्रशासन से क्या कहें? से बन जाए का मतलब ऐसे देखो यार, रास्ता है तो दोनों तरफ मिला ही दे का मतलब चढ़े उतर के लिए। तो भी अब यहाँ से ट्रैक्टर चढ़ती या उजड़ जाते थे। कितने साल बाद ये रोड मरम्मत हुआ है, इस तरह बनने लगा? कितने? 5-6 साल। 5-6 साल बाद बना है, तो फिर सही ढंग से नहीं हो, सही ढंग से तो सही ढंग से होना चाहिए। तो सही ढंग से गिट्टी क्या डालना, ज़्यादा 8 इंच मोटा डालना। अच्छा, तारकुल कितना डाला गया है, कुछ जानकारी है? और नीचे वाले में तो तारकुल हमको नहीं लगता है कि था उसमें, बस खाली वैसे उजड़ रहा था पूरा एकदम बोलो तो। ऊपर वाले में थोड़ा बहुत डामर था, अंदर नहीं डाले। नीचे वाले में तारकुल नहीं, देखो वो निकल रहा है। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? अच्छा, कहाँ रहते हैं? कौन सा गांव है ये? अच्छा, तो ये जो मरम्मत हुआ है रोड का PWD द्वारा, तो सामान मरम्मत है, क्या दिक्कत है इसमें आप लोगों को बताइए? दिक्कत का बनावट जाकर उजड़त जाकर। कितना दिन हुआ है अभी? 4 दिन हुआ अभी बना। क्या नाम है दादा आपका? पीलीभीत जनपद के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के पुठिया गांव में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य में कथित घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने औचक निरीक्षण करके दौरा किया और साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करते हुए मौके पर ईंट उठाकर दूसरी ईंट से टकराई, जो कि तुरंत ही चकनाचूर हो गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्माण में अव्वल दर्जे की ईंटों के बजाय दोयम दर्जे की कच्ची और पीली ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही का संकेत है। विधायक ने मौके से ही जिलाधिकारी को फोन करके ठेकेदार और संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विद्यालय में इस प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी और जनता को जवाब देना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मामले को तूल पकड़ने के बाद से जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय का निर्माण जो है सिडकुल संस्था द्वारा कराया जा रहा है और विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शुरुआती जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अम्बेडकर नगर में TET को लेकर शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के आह्वान पर बेसिक शिक्षकों ने कलेक्टर परिषद में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति जिस नियम के तहत की गई थी उसी नियम के आधार पर सेवा जारी रखनी चाहिए और कार्यालय शिक्षकों पर बाद में TET लागू करना उचित नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक हाथों में मशाल लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज विशाल जी, हमारे शिक्षक साथी जो है टेट से पीड़ित हैं और इस टेट से उबरने के लिए अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ बनाया गया है, जिसमें प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक के जितने भी संघ हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। आज के अंबेडकर नगर में विशिष्ट BTC वेलफेयर एसोसिएशन से कमाल अहमद जी हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट से जिलाध्यक्ष प्रमोद वर्मा जी हैं। पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा अंबेडकर नगर से रामबली तिरसरण में हूँ और हमारे साथ में बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से राम सुरेश यादव जी हैं। टीचर्स हेल्थ केयर टीम से लालचंद यादव जी उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो 2011 से पूर्व शिक्षक हैं, जिस समय उनकी भर्ती हुई थी उस समय विज्ञापन में जो मैक्सिमम योग्यता थी वो सारी योग्यता पूर्ण करते हुए
वो स्क्रीनिंग को पार करते हुए शिक्षक नियुक्त हुए। और 2011 के बाद जब टीटी आया तो वो टीटी आगे के नियमों के लिए लागू होता है, लेकिन 2017 का पता नहीं कौन सा नियम था कि जो उसे गुप्त रखा गया और 2025 में आकर के उसे ओपन किया गया कि पुराने शिक्षकों पर भी टीटी लागू किया गया है, जो पूर्णतः अन्याय है। क्योंकि कोई भी कानून लागू होता है तो आगे के लिए लागू होता है, पीछे लागू नहीं होता है। ये अन्यायपूर्ण है। इस अन्याय से निपटने के लिए हम आज मशाल जुलूस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर निकाले हैं। आगामी दिनों में यदि हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश नेतृत्व जैसा भी निर्देश देगा उस तरह से हम लखनऊ नहीं दिल्ली में भी विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी हम आ जाएंगे। यही मांग करेंगे कि ये टीएटी का जो अनिवार्यता बाद में लागू की गई है इसे वापस ले लें। आगे आने वाली जो नियुक्तियां होंगी उसमें आप लगाइए, टेट लगाइए, सुपर टेट लगाइए या उससे भी सुपर टेट लगाइए। हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग दे लेंगे पेपर। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। अयोध्या में एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बनना मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर नगर निगम की बैठक के दौरान महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी अपने सरकारी आवास पर पार्षदों के साथ बैठक कर रहे थे और उसी दौरान आवास के बाहर खड़ी एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद की स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत उठा लिया। और जैसे ही इस घटना की जानकारी महापौर को हुई, उन्होंने नारेबाजी जताई और साथ ही जमकर नाराजगी की। और बताया जा रहा है कि वाहन अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हटाया गया था, जिससे नगर निगम और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। खबर हरदोई से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक तरफा प्रेम के चलते एक युवक ने युवती की फावड़े से वार करके हत्या कर दी। मृतका की पहचान शिल्पी पुत्री राम रहीश कुमार के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले हुई थी, लेकिन वैवाहिक विवाद के चलते वो लंबे समय से अपने मायके में रह रही थी। सोमवार शाम को शिल्पी घर में कूड़ा डालने के लिए बाहर निकली, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ऋषभ त्रिवेदी ने उसी पर अचानक से फावड़े से हमला कर दिया और गर्दन पर गंभीर वार करके मौके पर ही उसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 13 अप्रैल को करीब शाम को 5:40 पर पीआरवी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मल्लावा के अंतर्गत जो ग्राम गढ़ी रसूलपुर है उसके अंदर शिल्पी नाम की जो महिला है उनकी फावड़े से उनके सर पे वार करके ऋषभ जो कि वहीं गांव का रहने वाला है उसके द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और विधि सम्मत पूरे सामान के साथ जो डेड बॉडी है उसको पीएम हाउस भेजा गया है। अब तक जो प्रकरण है उसके बारे में ये संज्ञान में आया है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग से संबंधित पाया जा रहा है। इसमें जो पीड़िता है, जो मृतिका है, वो पिछले कुछ सालों से अपने पति से पारिवारिक विवाद होने के कारण यहीं अपने मायके में रह रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी पूर्वी हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और घर वालों से तहरीर प्राप्त कर इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसमें प्रचलित है। बहराइच जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति को संभालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायर कर्मियों और पुलिस टीम ने काफी देर तक धैर्य और सूझबूझ के साथ युवती को समझाने का प्रयास किया और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पीलीभीत से खबर है, जहां पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से ही भीषण आग लगने से खेतों में खड़ी फसल और कटाई के बाद से बची गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरह से जल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 400 बीघा क्षेत्र में आग की चपेट में आ गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है सामने आया, जहां पर लट्ठों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक से ही भारी लकड़ियां जो है वो गिरकर पीछे चल रहे टुकटुक पर जा गिरी। हादसा इतना तेज था कि टुकटुक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता से अधिक लदे
लठ जो है वो लदे हुए थे, जिससे संतुलन बिगड़ गया और लकड़ियां सड़क पर जा गिरी और सीधे गाड़ी पर गिरी है, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायल दोनों युवक जो है रानीगंज गाँव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी अब पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर बरेली सहित विभिन्न जनपदों में करीब 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के मामले भी शामिल हैं। पुलिस टीम काफी समय से आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और आखिरकार उसे पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है और उसकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं अयोध्या में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे और नागरिकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्ष बोर्ड संख्या 23 सरदार पटेल नगर की पार्षद मिथिलेश यादव उर्फ सोनू पार्षद ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके की गई, जिसके बाद से उपस्थित लोगों ने संविधान निर्माता के योगदान के बाद याद करते हुए उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और हम समाजवादी लोग दिखावा नहीं करते हैं और जो हम सब दिल से बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करते हैं। जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या पर सरदार पटेल वार्ड में आज यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पर हम सारे लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हर वर्ष हम समाजवादी लोग बाबा साहब की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बाबा साहब को याद करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनके विचारों पर चलने के लिए और संविधान के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं और हम समाजवादी लोग हमेशा संविधान बचाने को लेकर और बाबा साहब की रास्ते पर चलने के लिए हमेशा अग्रसर हैं, संकल्पबद्ध हैं। अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के निकट स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और बीजेपी नेता आनंद वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें के योगदान को याद किया। बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर हम लोग उनका आशीर्वाद लिए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित की। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने बनाया है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर गरीब मजलूमों और शोषित वंचितों की आवाज को हमेशा भारतीय जनता पार्टी बुलंद कर। पीलीभीत में जन शिकायत के निस्तारण को लेकर पुलिस की सक्रिय कार्यशैली एक बार फिर से चर्चाओं में है, जहाँ पर सुकीर्ति माधव ने IGRS पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। महामार्च की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद पीलीभीत को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया और बेहद बेहतर कार्य के लिए सराहना की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पुलिस की प्राथमिकता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।